Hi everyone, welcome to our channel. Hope you are all safe. So in the previous lecture we discussed the J&K Reorganization Act 2019 and Date 2 in detail. Now today we will do some MCQs related to it that will be very beneficial for your upcoming examination. तो हमने पिछले लेक्चर में J&K Reorganization Act कंप्लीट कर दिया था। तो हमने इसमें पहले हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लिया था, देन उसके बाद थोड़े फैक्ट्स देख लिए थे कुछ, देन उसके बाद इस एक्ट को अच्छे से देख लिया था कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से हमें याद रखने हैं। देन उसके बाद हमने इसके पार्ट्स के अंदर सेक्शंस देखे थे और कुछ सेक्शंस को डिस्कस भी किया था जो इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद ये वाला कंप्लीट करने के बाद हमने फिर लास्ट पे कुछ शेड्यूल्स देखे थे। तो हम अपने मेन सेशन पे चलते हैं जो एमसीक्यू सेशन है। आज के जो एमसीक्यूज होंगे, एक तो सबसे पहली बात ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और साथ में आपको हर एमसीक्यू में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जितना थियोरेटिकली पढ़ लो, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और पढ़ाई में प्रैक्टिस कैसे होगी जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, तो आप अच्छे से एमसीक्यूज के सेशन को अच्छे से ध्यान से अटेंड करना। और साथ में आप वीडियो पॉज कर लेना जब एमसीक्यू चल रहे होंगे, ताकि आप खुद भी एनालिसिस कर सके कि आपको कितना आ रहा है, और उसके बाद आप दोबारा से आंसर देखने के बाद दोबारा से एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ हम सारे के सारे एमसीक्यूज देखेंगे। आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए मैंने सारे के सारे कवर नहीं किया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट, और उससे आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहला आपका एमसीक्यू यहाँ स्क्रीन पे आपके, आफ्टर J&K Reorganization Act 2019, the total strength of the Legislative Assembly, excluding the seats reserved for POK region is। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि J&K Reorganization Act 2019 आने के बाद जो टोटल स्ट्रेंथ थी किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ अब, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है अब सिर्फ कौन बनेंगे, सिर्फ एमएलए होंगे। क्या होंगे? सिर्फ एमएलए होंगे। एमएलसी जो है वो अब नहीं रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहा है कि जो एमएलए होंगे, कितने एमएलए जो हैं वो टोटल J&K में बनेंगे, या लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने टोटल मेंबर्स होंगे, या उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक इसने कैच दिया है कि आपको पीओ के रीजन के लिए जो हमने स्पेशल रिजर्व कुछ सीट्स रखी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको एक्सक्लूड करने के बाद कितनी सीट्स बचती हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ, जिससे आपके अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये वाली जो चीज़ है ये किस में बताई गई है, ये J&K रिजर्वेशन एक्ट के किस पार्ट में बताई गई है, वो कौन सा है? पार्ट थर्ड। कौन सा? पार्ट थर्ड में। और पार्ट थर्ड में आपको पता है कि मैंने आपको बोला था पार्ट थर्ड में क्या किसके बारे में बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और वो कहाँ से कहाँ तक है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? 8 से लेकर 57 तक। ठीक है, 8 से लेकर 57 तक आते हैं उसमें सेक्शन। अब उसमें भी क्या, मैंने आपको बोला था कि जो स्टार्टिंग में जो होते हैं, पहले लोकसभा के बारे में बताया जाता है कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, देन राज्यसभा के बारे में भी बताया जाता है। देन उसके बाद जो मेन जो है हमारा, वो 13 से लेकर 56 जो है, ये जो है किससे डील करता है? हमारे एक तो एलजी और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, ये चीज़ें डील करती है। अब इसमें से भी 13 से लेकर 56 में से कौन सा सेक्शन जो है जो इस चीज़ से डील करता है, वो कौन सा? सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 14, ये आप याद रख लेना कि सेक्शन 14 जो है वो किससे डील करता है? स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितने एमएलए चुनकर आएंगे, वो उससे डील करता है। अब इसमें बताया गया है सेक्शन 14 में क्या बताया गया है कि J&K में सिर्फ एक लेजिस्लेटिव हाउस होगा। ठीक है, और वो कौन सा होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ये सबसे पहला उसमें बात बताई गई है। देन उसके बाद बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो कितनी होंगी। अभी जो है वो 107 है, और जब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद कितनी हो जाएगी? 114 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। देन उसके बाद बताया गया है कि 107 जो है, ये सीट जो है 107, इनमें से जो 24 जो है वो किसके लिए रिजर्व होंगी? वो रिजर्व होगी इस पीओ के रीजन के लिए। ठीक है, अब 24 जो है उसको हमने हटा देना है। जो 107 में से आप 24 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास जो आंसर होगा वो बनेगा 83। ठीक है, जो 83 सीट्स हैं वो जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है उतनी रहेगी, उतने एमएलए चुनकर आएंगे। बाकी जो हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दी है किसको? पीओ के रीजन को। अब इसमें भी एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा,
अगर हम डीलिमिटेशन को रख दें, डीलिमिटेशन को भी अगर हम इंक्लूड कर दें, तो डीलिमिटेशन के बाद जो सीट्स कितनी होनी चाहिए, 114 होनी चाहिए। देन उसके हिसाब से जब इसमें से 24 हम माइनस करेंगे जो पीओके के रीजन की सीट्स हैं, देन उसके बाद कितनी सीट्स बच जाएंगी हमारी, 90 बच जाएगी। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन, अगर पेपर हमारा डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद से पहले हो गया, तब हमारी सीट्स कितनी, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, 83 वाला। ठीक है, और अगर डिलिमिटेशन होने के बाद सीट्स बढ़ गई, जो 114 हो गई, देन उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो कौन सा होगा, 90। बट अभी फिलहाल के लिए हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये जो है ऑप्शन सी, कौन सा, 83। अब इधर पे ये गलत हो गया था, ए जो लिख दिया, बट सी ए वाला। ठीक है, तो 83। देन आगे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, वो है द टर्म ऑफ एमएलएज इन जे एंड के यूटी वुड बी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो टेन्योर होगा किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कितना होगा, वो बताना है हमने। ठीक है, देखिए टेन्योर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, और एमएलएज का टर्म कितनी होगी, वो एक ही बात है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर कौन होते हैं, जो एमएलएज हो गए वही तो बैठेंगे ना उधर पे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जब टर्म कंप्लीट होगी, तो उस वो जो है एमएलएज की टर्म कंप्लीट होने के बराबर हो जाएगा, मतलब एक ही बात है दोनों का। अब इसमें बताया गया है कि जो जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने के बाद जो है टर्म कितनी हो गई हमारे एमएलएज की, या बोल सकते हो आप टेन्योर कितना रहा लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, अब इसका, इसके ऑप्शन जो है, पहला है ए 4 ईयर्स, बी है आपका 5 ईयर्स, सी है आपका 6 ईयर्स, डी है आपका 7 ईयर्स। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर जो है वो क्या है, वो इसका आंसर जो है 5 ईयर्स, जो बी जो है वो इसका आंसर होगा। अब इसके पीछे भी एक एक चीज आप याद रखना है, जो जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जो है 5 ईयर्स होगी, बट इससे पहले जो है यहाँ की जो एमएलए जो होते थे उनकी टेन्योर कितना होता था, वो 6 ईयर्स होता था। ठीक है, आप ये चीज याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जे एंड के रिजर्वेशन होने के बाद जो जो एमएलए जो है उनकी सीट जो है 5 ईयर्स, उनकी जो है टेन्योर जो है 5 ईयर्स होगी, बट उससे पहले जो है कितनी उनकी टेन्योर होता था, कितना उनका कार्यकाल होता था, वो कितना होता था, 5 ईयर्स होता था। ठीक है, अब ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, अब इसका जो आंसर कौन सा था, पी था। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। By which among the following articles would the J&K UT be administered? अब मैंने आपको बोला था कि ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सा आर्टिकल जो है उसके तहत J&K UT की एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा उसको। तो इसके ऑप्शन है, ए आपका ऑप्शन है आर्टिकल 370, बी है आर्टिकल 239, सी है आर्टिकल 239A, और डी है आर्टिकल 1। देखिए, अब सबसे पहला जो है आर्टिकल 370, ये तो पहले था, ये तो जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है इसलिए कि 370 हट गया। देन उसके बाद जो है आर्टिकल 239 जो है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल जो है वो लद्दाख वाले से डील करता है। देन उसके बाद जो है लास्ट वाला भी देख लेते हैं, आर्टिकल 1 जो है। आर्टिकल 1 मैंने बोला था कि वो किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक है, तो ये पार्ट 1 का जो है, क्योंकि ये वाला भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बोला था, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। देन आपने ये चीज़ आप छोड़ दो फिलहाल, आपने सिर्फ याद रखना है कि जो आर्टिकल 239A जो है, ये डील करेगा किसके साथ, जे के यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और आर्टिकल 239A किस पे पहले एप्लीकेबल था, किस यूटी में पहले एप्लीकेबल था, किस जगह पे एप्लीकेबल था, वो कौन सी जगह था, पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में सबसे पहले एप्लीकेबल था, और पुडुचेरी से ही मॉडल जो है उसी का मॉडल कॉपी किया है किस में, जेड के यूटी में। अब क्योंकि 239A जो है वो सिर्फ काम कहाँ लगता है, एक पुडुचेरी में, और कहाँ पे अब लगेगा, जेड के यूटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट अब देखते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज what can be the maximum strength of council of ministers as respect to total strength of legislative assembly। ठीक है, अब ये COM जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शॉर्ट में लिख दिया है, और LA जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आप देख लेना उसको। तो आपके ऑप्शन है, ए 10%, बी 20%, सी 15%, या डी देयर इज नो लिमिट। देखिए, अब इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बोला था, ये वाला तो आप मतलब ये वाला तो इजी से आप इजीली आप याद कर सकते हो। तो इसका जो पहले मैं बता देता हूँ आंसर जो होगा इसका, कौन सा होगा, ए 10%। अब इससे डील कौन सा करता है, अब मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ जो है वो आपको याद रखने हैं कि कौन सा किससे डील करता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो सेक्शन 53 जो है, सेक्शन 53 डील्स विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके।
सो आर्टिकल 53 किससे डील करता है? स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, उससे डील करता है। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है, आप याद रखें, सेक्शन 54। सेक्शन 54 में क्या बताया है कि जो सीएम होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, एलजी करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आप याद रख सकते हो तो रख लेना। सो नेक्स्ट अपना देख लेते हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के यूटी कैन मेक लॉज on any subject listed in state list of schedule 7 of Indian constitution except option A public order, B police, C both A and B, D none of the above। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जे एंड के यूटी की, वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्टेट लिस्ट में जो जो आइटम्स एंट्रीज अवेलेबल हैं किसके लिए, स्टेट्स के लिए, उस पर लॉज बना सकते हैं। एक्सेप्ट मतलब सिर्फ एक्सेप्ट मतलब किन को छोड़ के लॉज बना सकते हैं, जो हमारे कहाँ पे लिखा गया था, हमारे जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा गया था। कौन से सेक्शन में लिखा गया था? सेक्शन 32। सेक्शन 32 में क्या बोला गया था कि जो दो एंट्रियों को छोड़कर बाकी हर एंट्री पे जो जे एंड के यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो लॉ बना सकती है, जो हमारे 7 शेड्यूल में अवेलेबल है। और मैंने आपको बोलता 7 शेड्यूल में कौन कौन से, एक होता है, एक यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट में सिर्फ एक्सक्लूसिव यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव कौन लॉ बना सकता है? सिर्फ स्टेट्स, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। बट स्टेट लिस्ट में भी जेड के यूटी के लिए दो जो है एक्सेप्शन रखेगी, दो जो है उनमें सब्जेक्ट जो है एंट्रीज जो है उनको हमारी जो लेजिस्लेटिव है उसकी लेजिस्लेशन से दूर रखा गया, और वो किसके पास दी गई? यूनियन के पास दी गई। अब वो कौन कौन से, अब आपको इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है पहला जो है पब्लिक ऑर्डर और दूसरा पुलिस, ये दोनों जो है वो किसके पास होगी? यूनियन के पास होगी। इसको छोड़ के जो बाकी जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, वो उस पर जो है लॉ कौन बना सकता है? हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है। ठीक है, अब ये वाली चीज, ये जो है पब्लिक ऑर्डर कौन सी एंट्री थी? एंट्री 1 थी, और पुलिस जो है एंट्री 2 है, किसमें? 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के वाले मतलब स्टेट लिस्ट में मेंशन है वाली। ठीक है, अब इसको छोड़ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लॉज बना सकती है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया, वो भी एक स्टेट लिस्ट में आता है। लोकल गवर्नमेंट आ गई, वो भी स्टेट लिस्ट में आती है। सैनिटेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनाल्स हो गई। ठीक है, ये सब की सब जो है इस पे लॉज बना सकती है। बट दो दो को छोड़ के कौन कौन सी? पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि जब स्टार्ट में जब ये बाइफर्केशन की थी लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में कितने आइटम्स इंक्लूडेड थे? वो थे 66। और अब करेंटली कितने इंक्लूडेड है हमारे स्टेट लिस्ट में? 61। ठीक है, ये भी याद रखना कि अभी जो है करंट कितने? 61 है। ओके, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6, आर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370 इज ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी एन गोपाल स्वामी अयंगर, एंड डी शेख अब्दुल्ला। देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने उस वाले इंक्लूड नहीं किया था अपने पुराने लेक्चर में। तो देखिए, अब इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन मैंने देखा है कि पूछ लेते हैं कि चीफ आर्किटेक्ट कौन था आर्टिकल 370 के। जैसे कि हमारे चीफ आर्किटेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसको बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं। वैसे ही हमारे 370 जो स्पेसिफिक आर्टिकल था, इसका कौन था? अब किसी को लग सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रिलेटेड थे, थोड़ा कश्मीर के पॉलिटिक्स में ज़्यादा रिलेशन था, तो वो हो सकते हैं। सरदार पटेल तो चलो वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनको वो तो चाहते नहीं थे कि 370 बिल्कुल हो ही ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड। शेख अब्दुल्ला भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला भी हो सकते हैं, बट इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? आंसर सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इसका आंसर ये वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द जे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन? अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन कौन सी है? वो कौन सी है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। अब उसमें बताया गया कि जब वोटिंग हुई थी, जब आर्टिकल 370 को रिमूव करने का जब रेजोल्यूशन आया था, तो उसमें जो है उसको एक्ट में के फेवर में कितने थे और उसके अगेंस्ट में कितने लोगों ने वोट किया था। देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन कभी मेरे को मतलब बड़ी बार बोलते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे उतने नहीं लगते कि ये वाले क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। बट मैंने फिर क्यों इसमें इंक्लूड किया है? क्योंकि आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है आप इजीली याद कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप ऑप्शंस देख लो। ए 300 एंड 100,
बी 350 एंड 80, सी 370 एंड 70, डी 440। अब आप बोल रहे होंगे ये 300 एंड 100 ये क्या है, मतलब मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था, ये रेस्पेक्टिवली है। मतलब जो पहले वाली फिगर है वो फेवर में होगी और सेकंड वाली जो है वो अगेंस्ट होगी। जैसे अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो तो उसका मतलब क्या हो गया, कि 300 लोगों ने फेवर में वोट किया था और 100 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया था। वैसे ही ये वाले ऑप्शंस वैसे ही मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये वाला तभी मैं बोल रहा था कि क्यों मैंने ये वाला इंक्लूड किया है, क्योंकि देखिए 370 को रिमूव, मतलब 370 रिमूव करने के बाद ही स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 2019 आया था। तो मतलब इजीली आप यही वाला याद रख सकते हो कि 370 जो है फेवर में पड़े थे और 70 जो है वो अगेंस्ट पड़े थे। मतलब ये वाला आप याद करने के लिए इजीली इजी हो जाता है, तभी मैंने ये वाला इसमें इंक्लूड किया है। इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो लोकसभा जो है हमारी, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, कमेंट में आप बता सकते हो। देखिए आप उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 550 है अभी, और इससे पहले कितनी थी, 552 थी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती थी। मतलब ये वाली जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी थी हमारी लोकसभा की, इतने मेंबर्स बन सकते हैं मैक्सिमम। अब आप पूछ रहे होगे कि ये दो कहाँ गए। ये जो दो जो थे वो कौन से थे, वो एंग्लो इंडियंस वाले थे, जिनकी अब नॉमिनेशन वाला जो प्रोसीजर था वो हटा दिया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि एंग्लो इंडियंस को जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है वो हटा दिया गया, उनकी सीट्स को हटा दिया गया हमारी लोकसभा में। वो कौन से था, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, याद रखना 2019 में हुआ था ये वाला। अब लोकसभा की मैंने कितनी बोली, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। ठीक है, करंट कितनी है, करंट है 543। ठीक है, ये याद रखना आप, लोकसभा की करंट इतनी है और मैक्सिमम कितनी है। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो राज्यसभा जो है, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। इजी याद रखना है, 250, 500 का आधा 250। ठीक है, 250 आप याद रख सकते हो, मैक्सिमम हो सकती है। बट अभी करंट कितनी है राज्यसभा की, करंट है हमारी 245। ओके, बस अब ये वाला याद रख लेना। अब इसमें भी जो 245 जो 250 जो है, ये जो मैंने बोलता 250 है, 250 में से जो 239 जो है वो कौन से होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। वो बाकी अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं और वहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं। जो बाकी के 12 जो बचते हैं वो कौन होते हैं, जिनको जो है नॉमिनेट किया जाता है, किसकी या अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है उनको अपॉइंट, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये वाला आप याद रख लेना। ये पॉलिटी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कितनी मेंबरशिप है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, कोई मतलब कहीं काम ही आएगी, कहीं नुकसान तो नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा था, वो था ऑप्शन सी। ओके, जो नेक्स्ट देखते हैं अब, वैन वर द जे एंड के यूटी एंड लद्दाख यूटी फॉर्म्ड, जे एंड के और लद्दाख यूटी कब बनी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आया है, क्योंकि आपने सिर्फ, मैंने आपको जो पिछले लेक्चर बताया था कि किस दिन लोकसभा में वोटिंग हुई, किस दिन राज्यसभा में वोटिंग हुई, कब एसेट मिला, कब इनेक्ट हुआ सारा, पर उसमें मैंने ये नहीं बोलता कि फॉर्म अब उसमें से कब फॉर्म हुई। देखिए आपको सिंपल याद रखना है कि जब इनेक्ट हुआ, जब इम्प्लीमेंट हुआ वो वाला एक्ट हमारे जे एंड के पे, तब जो है हमारे जे एंड के यूटी और लद्दाख यूटी की फॉर्मेशन भी होगी, उनका बर्थडे भी उसी दिन बन गया। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना आप। तो ये जो है इसका कौन सा आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन डी। ओके, 31 अक्टूबर 2019। अब ये वाले बाकी ऑप्शंस क्या है, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन राज्यसभा में वोटिंग हुई थी, उसी और राज्यसभा में पास हुआ था कौन सा, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, देन 6 अगस्त को क्या हुआ था, 6 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था। 9 अगस्त को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट साहब ने हमारे एसेंट किया, मतलब अपनी सिग्नेचर, अपने एसेंट दिया था किस पे, जे एंड के रिकॉग्निशन एक्ट पे, जो बिल था तब फिर एक्ट बन गया। ओके, और 31 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ था, और उसी दिन जो है जे एंड के और लद्दाख यूटी की फॉर्मेशन भी हुई थी। ये चीज़ आप याद रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द मॉडल फॉलोड बाय जे एंड के यूटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी, डी अंडमान एंड निकोबार।
अब इस क्वेश्चन में यही बोलता है कि जे एंड के यूटी जो बनी है वो किस मॉडल पे बनी है। ओके, अब इसका मैंने आपको बता दिया था पीछे भी कि जो आर्टिकल कौन सा था, दोबारा रिकॉल कर लो, आर्टिकल 239A। ओके, ये जो आर्टिकल है वो अब इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत जो है हमारी जे एंड के यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और ये वाला आर्टिकल पहले किस जगह लगा हुआ था, वो लगा हुआ था पुडुचेरी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, पुडुचेरी। मतलब कि जे एंड के यूटी जो है वो किस मॉडल के बेस पे अब बनी गई है, या किस मॉडल फॉलो करेगी, कौन सा मॉडल फॉलो करेगी, कौन सा है, पुडुचेरी मॉडल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द पीओके रीजन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे एंड के यूटी। पीछे मैंने आपको बताया था कि टोटल 107 है। अब उसमें से अगर ये डिलिमिटेशन के बाद कितनी हो जाएगी, 114 हो जाएगी। बट इसमें से जो है कुछ सीट्स जो है रिजर्व रखी है किसके लिए, पीओ के रीजन के लिए। और वो कितनी सीट्स हैं, मैंने आपको बताया था कितनी सीट्स रखी हैं, 24। ओके, कितनी सीट्स है, 24। कौन सा सेक्शन डील करता है इस वाले से, सेक्शन 14। ठीक है, आप मतलब आप दोबारा से अगर देखो 2-3 बार आप याद करोगे ना तो आपको दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। देखो एक ही चीज़ है आपको जो ये एक्ट याद करा सकती है, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी सब्जेक्ट को याद करा सकती है, वो कौन सा है, रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, दोबारा दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो आप 2-3 बार, 3 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे, 5 बार सुनोगे, छठी बार आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि दूसरी बार भी अगर 2-3 बार भी आप सुन लेते हो तो आपको याद हो जाता है, बट थोड़ा सा एफोर्ट तो देना पड़ेगा। ओके, तो इसका कौन सा आंसर बताया मैंने, 24। बट अब यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई देन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है हम इधर पे इस वाले में ऐड कर देते हैं। ओके, तो आपका जो ऑप्शन ई होगा वो कौन सा होगा, 24। ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो जो पीडीएफ होगी आपकी उसमें ये वाली गलती सुधार दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा 24 होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 11। J&K Reorganization Act 2019 was first introduced and passed in which house? ओके, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो ये जो एक्ट आया था, J&K Reorganization एक्ट, ये पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, किस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था और कहाँ पास हुआ था। अब आपको पता ही है, इंट्रोड्यूस भी और पास भी एक ही हाउस में हुआ था तब हमारा। तो आपके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। पहला है हाउस ऑफ पीपल, सेकंड ऑप्शन है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सी ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट, और डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया। अब जो मैंने आपको बोला था कि हाउस ऑफ पीपल किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। अब तो इजीली आप कर सकते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है। और किस दिन हुआ था, 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे द एक्ट गेट एसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जे एंड के रियलाइजेशन एक्ट जो है उसको एसेंट प्रेसिडेंट साहब ने कब दी थी, किस दिन दी थी। अब यही दोबारा रिपीट हो गया फिर से। देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन जो है घुमा घुमा कर आ सकता है। ये वाला आप क्वेश्चन आप याद कर लेना, ये जो 4 डेटें हैं आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम ये जो इजी क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ के नहीं आए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019, बी है 6 अगस्त 2019, सी है 9 अगस्त 2019, और डी है आपका 31 अक्टूबर 2019। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि जो 5 अगस्त तब क्या हुआ था, राज्यसभा में बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वहीं, और वहाँ पे पास भी हुआ था। देन 6 में क्या हुआ था, कहाँ पास हुआ था, लोकसभा में। 31 को क्या हुआ था, ये बिल जो है उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद इम्प्लीमेंट हुआ था, कहाँ पे, 31 अक्टूबर 2019, जिस दिन हमारी फॉर्मेशन हुई थी जे एंड के और लद्दाख यूटी की। और कौन सी डेट जो है, इसका जो आंसर कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वाज एप्लीकेबल टू जे एंड के स्टेट। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने के से पहले इनमें से कौन सा लॉ एप्लीकेबल था जे एंड के स्टेट में। ओके, ऑप्शन है आपके ए आईपीसी, बी आरपीसी, सी आरटीआई एक्ट 2009, और डी बोथ बी एंड सी। देखिए, मैंने आपको बोला था जब मैंने शेड्यूल्स बोले थे कि जो 166 स्टेट लॉज जो थे वो जो पहले थे वो दोबारा एनफोर्स रहे थे, वो दोबारा फोर्स में रहे। उसके बाद 106
कितने 106 जो है सेंट्रल लॉज जो है वो अब नए जो है एप्लीकेबल हो गए जे एंड के यूटी में, और 153 स्टेट लॉज जो है एंड 11 गवर्नर एक्ट जो है वो अब कैंसिल हो गए, वो अब रिपील हो गए। ठीक है, अब इसमें से आपने देखना है कि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने से पहले कौन से वाले लॉ होंगे जो रिपील हो गए। ठीक है, वो वाले लॉ उसमें इंक्लूड हो गए। मैंने आपको बोले थे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बोले थे जो रिपील हो गए थे, तो उसमें से आपने याद रखना है पहले कि पहला सबसे पहले है कि जो आरपीसी है, जो आरपीसी है ये तो रिपील हो गया था। पहले आरपीसी के तहत यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या कानूनी प्रोसीजर होता था। देन उसके बाद उसको रिप्लेस करके क्या आ गया, आईपीसी आ गया। ओके, देन उसके बाद एक और चीज बोली थी मैंने, यहाँ पे आरटीआई एक्ट 2009 लगता था पहले। अब कौन सा लगता है, आरटीआई एक्ट 2005, जो पूरे इंडिया में लगता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, डी आपका ऑप्शन जो है। ठीक है, क्योंकि आरपीसी और आरटीआई एक्ट 2009 जो है वो एप्लीकेबल था इधर जेड के यूटी में पहले। अब जो है चेंज हो गया, अब आईपीसी लग रहा है और आरटीआई एक्ट 2005 लगा है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। देन उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, एज पर सेक्शन 75 ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, आपके ऑप्शन है, ए देयर शैल बी सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर बोथ लद्दाख एंड जे एंड के यूटी, बी देयर शैल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज ऑफ लद्दाख एंड जे एंड के, सी देयर शैल बी मोर देन वन हाई कोर्ट इन लद्दाख एज वेल एज जे एंड के यूटी, एंड डी द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जे एंड के शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि देख, इस क्वेश्चन से आपके दो एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। पहले है कि सेक्शन 75 जो किससे डील करता है, वो डील करता है हाई कोर्ट से, क्योंकि ऑप्शंस भी यही है, तो हाई कोर्ट से डील करता है जेड के और लद्दाख यूटी के हाई कोर्ट से। ओके, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब पहला जो है कि अलग अलग सेपरेट हाई कोर्ट है किसके लिए, एक लद्दाख के लिए, एक जेड के यूटी के लिए। दूसरा बोलता है कि नहीं एक ही हाई कोर्ट है दोनों के लिए। तीसरा बोलता है नहीं एक से ज़्यादा है, कि जे एंड के में भी एक से ज़्यादा हाई कोर्ट है, और लद्दाख यूटी में भी एक से ज़्यादा हाई कोर्ट है। और डी कहता है कि जो हाई कोर्ट ऑफ जे एंड के जो है उसकी पावर को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसके बाद, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद। अब मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 75 में बोला है कि देयर शैल बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर जे एंड के एंड लद्दाख यूटी। ठीक है, इसका ऑप्शन को आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो हाई कोर्ट जो है वो अब कॉमन होगा किसके लिए, जे एंड के यूटी के लिए और लद्दाख यूटी के लिए। ओके, देन अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 हाउ मेनी वुमेन कैन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे एंड के यूटी कैन नॉमिनेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, ये एल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे मैंने बोलता है। अच्छा, अब इससे भी वही दो निकलते हैं, एक सेक्शन 15 किससे डील करता है और साथ में ये वाला क्वेश्चन तो निकल जाए, मतलब दो आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, A1, B2, C3 एंड D5। देखिए, मैंने आपको बोलता है सेक्शन 15 में बोला गया है कि जो एलजी हैं वो दो वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा 2। अब इसमें मैंने बोलता कि वो कंपलसरी नहीं है नॉमिनेट करना, अगर उन्हें लगा कि रिप्रेजेंटेशन कम है वुमेन की लेजिस्लेटिव असेंबली तो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, वो पावर हमारे एलजी साहब के पास है, बट कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपने बताना है कि इनमें से किस पेयर में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है जे के एंड चंडीगढ़ यूटी, बी लद्दाख एंड पुडुचेरी, सी पुडुचेरी एंड चंडीगढ़, डी जे एंड के एंड पुडुचेरी। अब देखिए, मैंने आप एक तो आपको पता ही है कि जो हमारी जो नई जे एंड के यूटी बनी है इसमें तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये तो मैंने आपको पीछे बताया, ये आपको याद है। अब इसके साथ कौन सी होगी, और इसके साथ दूसरी जो है, मैंने आपको बोला था कौन से मॉडल पे जे एंड के यूटी बनेगी, वो बनेगी पुडुचेरी मॉडल में। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखिए बाकियों में क्या है, चंडीगढ़ यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जे एंड के यूटी में पहला वाला ऑप्शन में एक में था एक में नहीं था, दूसरे में ना चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में तो नहीं है, ये लद्दाख में तो नहीं है, और पुडुचेरी में। चलो, दूसरे ऑप्शन में भी एक नहीं था, तीसरे ऑप्शन में पुडुचेरी में तो है बट चंडीगढ़ यूटी में नहीं है, बट डी ऑप्शन है जिसमें दोनों में है। ठीक है, मतलब ये कौन सा आंसर होगा फिर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जे एंड के यूटी। मैंने आपको बोला था कि
जो पार्लियामेंट्री टर्म में जो है वो कौन सी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहाँ पे उसको क्या है, बजट नहीं बोलते हैं, बट हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। पर ये वाला कोई पार्लियामेंट्री टर्म नहीं है। तो आप कौन सा सेक्शन जो है डील करते हैं, ऑप्शन है आपके सेक्शन 40, बी है सेक्शन 41, सी है सेक्शन 42 और डी है सेक्शन 43। अब आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन बी सेक्शन 41। ओके, मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 41 डील करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जेड के यूटी में बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जे एंड के यूटी हैज विच टाइप ऑफ हाउस स्ट्रक्चर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, जो एक्ट आया था उसके बाद जे एंड के यूटी की हाउस की क्या स्ट्रक्चर रह गया, वो यूनिक कैमरलिज्म है, बाई कैमरलिज्म है, पॉली कैमरलिज्म या मल्टी कैमरलिज्म है, या नन ऑफ दैट है। अब मैंने आपको बोला था जो पहले हमारी रिऑर्गेनाइजेशन होने से पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म था। क्या था, बाई कैमरलिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। अब जो है क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अब नहीं रही, अब क्या सिर्फ बची है लेजिस्लेटिव असेंबली बची है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक हाउस है, एक हाउस को क्या है यूनी से डिनोट करते हैं, ओके, और दो होंगे तो उसको बाई से करते हैं। तो अब इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कौन सा, ऑप्शन ए यूनी कैमरलिज्म, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन डील्स विद द एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जेएंडके यूटी। अब मैंने आपको पीछे बोला कि यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अब नहीं रही, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली बची है, ओके। अब यही बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये तो नहीं है, बट किस सेक्शन में जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगी, वो कौन सा है, सेक्शन 57। ऑप्शन आपका सी जो है वो आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 57 किससे डील करता है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की एबोलिशन से डील करता है, ओके। बस अब बस अपने इसमें यही याद रखना है अभी। और एक चीज़ याद रखना, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल सेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल से डील करता है, 57, ओके। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड फॉर जेड के यूटी इन लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। अब इसमें बोलना है कि कितनी सीट जो है जेड के यूटी के लिए एलोकेट की है, कहाँ पे, लोकसभा में। अब इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6, ओके। अब मैंने आपको ये कहाँ पे मेंशन है, कितनी सीट्स एलोकेट होगी रिजर्वेशन के कहाँ पे है, ये आपने याद होना चाहिए कि किधर पे मेंशन है, ओके। आपने याद रखना है जो सेकंड शेड्यूल जो था उधर में मेंशन है ये वाला। अब सेकंड शेड्यूल में क्या, उसका टाइटल क्या था, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके। वो उसमें था और उसमें बताया गया था कि कितनी सीट्स एलोकेट है, उसमें बताया गया है कि कितनी सीट्स एलोकेटेड है, 5 सीट्स, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 5 सीट्स, ओके। अब इसमें याद रखना है कि कौन कौन सी हैं, ये भी रिकॉल कर लो आप। पहला है पहला है बारामूला, कौन सा, पहली है बारामूला की सीट। देन उसके बाद सेकंड जो है श्रीनगर है, थर्ड जो है अनंतनाग है, ये तीनों कहाँ आ गई, कश्मीर डिवीजन है, ओके। देन अब जम्मू डिवीजन है, एक उधमपुर है और दूसरी जम्मू है, ओके। तो ये कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 है, और एक सेपरेट आपने याद रखना है, जे एंड की यूटी की तो 5 है, बट लद्दाख यूटी की कितनी रखी है, लद्दाख यूटी की सिर्फ एक रखी है अलग से, ओके। यहाँ पे सिर्फ जे एंड की यूटी के बारे में पूछा गया था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट टू पास अ बिल रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑप्शन है, ए सिंपल मेजोरिटी, बी स्पेशल मेजोरिटी, सी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, डी नन ऑफ द अबव। अब मैंने आपको बोला था कि जो आर्टिकल 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आर्टिकल के मुताबिक हमारी जे एंड के स्टेट जो थी पहले उसको यूटी में चेंज कर दिया गया, ओके। अब उसके लिए पार्लियामेंट के पास मैंने बोला था आपको बहुत बहुत बेहतरीन पावर है। एक तो पावर है उनके पास ही, एक्सक्लूसिव पावर है कि पार्लियामेंट ही सब चेंज कर सकती है, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास और पावर बढ़ जाती है, किसके साथ, क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो उसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी में क्या चाहिए होता है, सिर्फ 50% से ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। तो बस मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ जितने लोग आए होंगे उनमें से सिर्फ 50% से थोड़े 50% से ज्यादा वोट आएंगे तो वो पास हो जाएगा बिल, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ जेएंडके यूटी। अब इनमें इनमें से किसके पास पावर है कि वो एडवोकेट जनरल ऑफ जेएंडके यूटी को अपॉइंट कर सकते हैं, ओके।
आपके ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी लेफ्टिनेंट गवर्नर और डी चीफ मिनिस्टर। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास दी जाती है, जो स्टेट लेवल के जितने अपॉइंटमेंट होती है वो किसके पास है हमारे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास है। ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर सकता है, वो एलजी अपॉइंट करेंगे। ओके, देन अब देख ऑप्शन सी आपका। अब नेक्स्ट, विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज सुपरसीडेड बाय J&K Reorganization Act 2019? ऑप्शन ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1951, बी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1952, सी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1953 एंड डी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। तो इसका आंसर कौन सा होगा, वो होगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954, ऑप्शन डी। अब ये वाला पता है आपको, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एप्लीकेबल टू J&K आया था 1954 में। ये किससे डील करता है, आर्टिकल 35A की एप्लीकेबिलिटी से और 370, ठीक है, इनसे डील करता था। तो इसको ही हटाकर इसको सुपरसीड करके कौन सा आर्टिकल, कौन से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की आया था, 2019 वाला जो J&K वाला है हमारा। ओके, देन आगे देखते हैं। हाउ मेनी यूटीज आर देयर इन J&K इंक्लूडिंग 2 न्यू यूटीज ऑफ J&K एंड लद्दाख। ओके, अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में मतलब आपको इनडायरेक्टली पूछा है इसमें वाले में भी कि जो यूटीज हैं इंडिया में वो अब कितनी होगी J&K और लद्दाख यूटी बनने के बाद। ये कब हुई थी फॉर्म J&K और लद्दाख यूटी, 31 अक्टूबर 2019। ओके, ये दोबारा आप रिकॉल करोगे जितनी बार मैं तभी घड़ी बार बार जो है ये बोल रहा हूँ। अच्छा, अब तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले आप कोई कोई होगा वो 7 बोल देगा, क्यों, क्योंकि आपको पहले पढ़ा होगा कि 7 यूटीज है हमारी। देन उसके बाद कोई कोई जो है वो क्या करेगा, वो J&K और लद्दाख यूटी को इंक्लूड करके 7+2 कितनी बना देगा, 9 बना देगा। ओके, वो 9 बना देगा इसको। बट आपको याद रखना है कि अब जो है प्रेजेंट में हमारी जो यूटीज है वो कितनी है, वो 8 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, वो ऑप्शन बी होगा, 8। अब कैसे है, क्योंकि लद्दाख और मैं मानता हूँ पहले 7 थी, उसके बाद J&K और लद्दाख यूटी बनने के बाद 9 हो गई थी। बट उसके बाद जो एक तो दादरा एंड नगर हवेली और दूसरी दमन एंड दीव, ये अलग अलग यूटीज थी, बट इनको मर्ज कर दिया गया रिसेंटली। तभी जाके जो है अब हमारे पास कितनी यूटीज बन गई है, वो अब 8 यूटीज है इन टोटल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। votes casted in favor of and against J&K Reorganization Act 2019 in Council of States respectively. Okay, option A 125 and 61, B 123 63, C 120 and 66 and D 114 and 72। अब देखिए ये वाला भी, अब पीछे मैंने बोला था कि जब लोकसभा में जब वोटिंग हुई थी तो कितने पड़े थे फेवर में, 370, और अगेंस्ट कितने पड़े थे, 70 पड़े थे। ओके, ये वाला तो इजी है याद रखना। अब इसमें आपने देखना है कि कितने फेवर में पड़े थे, कहाँ पे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे बोलते हैं हम, वो किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। ओके, तो राज्यसभा में कितनी इसके फेवर में हुए थे और कितने इसके अगेंस्ट हुए थे। सबसे पहले आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो मैं बता देता हूँ कि जो परसेंटेज है, कितने परसेंट फेवर में पड़े थे, कितने परसेंट अगेंस्ट में पड़े थे। 67% जो थे वो फेवर में पड़े थे और 33% जो है वो अगेंस्ट पड़े थे। ये आपने याद नहीं रखना है। अब मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, इजी थोड़ा रिकॉल हो जाता है कि कितने परसेंट है, आप एक गैस लगा सकते हो। अब देखिए जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 125 एंड 61, मतलब 125 जो है वो फेवर में पड़े थे J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, और 61 जो अगेंस्ट में पड़े थे। ठीक है, अब इसका इसका ऑप्शन कौन सा है, ए। अब नेक्स्ट देखते हैं। 26, J&K Reorganization Act 2019 contains how many sections, parts and schedules respectively। देखिए अब ये वाला तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा इजी है, बट ये वाला भी आपने रिकॉल रखना है, क्योंकि अगर इतना इजी क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिया तो फिर नहीं बनेगी बात। तो आपने आपके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए 122 6 2, बी 103 14 5, सी 106 14 5 एंड डी 102 12 5। देखिए जो इसमें फर्स्ट जो फिगर है वो क्या डिनोट करती है, वो सेक्शंस है। सेकंड जो है वो पार्ट्स के बारे में ये मतलब पार्ट्स सिग्निफाई करता है, और थर्ड जो है वो शेड्यूल्स बोल रहा है। ठीक, अब यही बताना है कि कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, मतलब 103 टोटल सेक्शंस है, 14 पार्ट्स हैं
और 5 शेड्यूल्स हैं। ओके, अब ये इजी है, पर ये वाला आपको, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ एक्ट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी। देखिए, अब जे एंड के रिजर्वेशन एक्ट जो है उसमें मेजोरिटी जो है वो किसके बारे में बताया गया है कि जे एंड के यूटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, लिमिटेशन होगी, ये होगा वो होगा। बट एक जो है स्पेशल, एक पार्ट जो है वो स्पेसिफिक किसके लिए, लद्दाख यूटी के बारे में बताता है। वो कौन सा पार्ट है? आपके ऑप्शन है ए पार्ट 2, बी पार्ट 4, सी पार्ट 5 एंड डी पार्ट 6। देखिए, अब इसका जो देखिए, इसमें से पहले आपने याद रखना है, जो पार्ट 2 जो था, पार्ट 2 में यही बताया गया कि जो जे एंड के यूटी और लद्दाख यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, क्या क्या कितने, कौन कौन से जो एरिया होगा वो इंक्लूड होगा, ये वाला पार्ट 2 बताता है। ओके, उसके बाद जो है हम देखते हैं पार्ट 6। ठीक है, अब पार्ट 6 में क्या बताते हैं? पार्ट 6 में बताते हैं, देखिए पार्ट 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 6 जो है किससे डील करता है, एस सीज एंड एस टीज ऑफ जे एंड के यूटी से, कि कौन सा एस सी और कौन से एस टीज जो है इंक्लूड हैं यहाँ पे, और उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी जो मैनेजमेंट, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे होगी। ओके, देन उसके बाद जो पार्ट 5 है वो किससे डील करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो डीलिमिटेशन से डील करता है। ओके, तो पार्ट 2 भी मैंने बोल दिया, पार्ट 5 भी बोल दिया, पार्ट 6 भी बोल दिया, बट इसका जो आंसर होगा वो पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 जो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेड यूटी के से डील करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पार्ट 4। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, 28 क्वेश्चन है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया नहीं है, यहाँ पे जे एंड के यूटी है। ओके, ये वाला नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ जे एंड के यूटी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पार्ट 4, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 7 और ऑप्शन डी पार्ट 9। देखिए, अब मैंने आपको पीछे बोला पार्ट 4 जो किससे डील करता है, जे एंड के यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डील करता, किससे करता है डील, लद्दाख यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, पीछे तो बताया। देन उसके बाद पार्ट 6 जो है वो किससे डील करता है, एस सीज एंड एस टीज। ठीक है, पार्ट 7 जो है ये वाला मिसलिनियस प्रोविजन से डील करता है, ये आपने याद, ये वाला तो याद भी रखोगे, कोई बात नहीं। देन उसके बाद पार्ट 9 जो है ये डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ जे एंड के यूटी से। ओके, तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, पार्ट 9। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के यूटी, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, ए सेक्शन 24, बी सेक्शन 28, बी सेक्शन 26, सी सेक्शन 28 एंड डी सेक्शन 32। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सेक्शन 28। ओके, ये वाला आपने, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जब भी इंडियन पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में पूछने के लिए। उसी से रिलेटेड अगर इधर का भी आ जाए तो एक सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो कौन सा? सेक्शन 28 किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ जे एंड के यूटी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड ऑफ द एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन जे एंड के यूटी। अब मैंने पीछे ही आपको बोल दिया कि शेड्यूल जो सेकंड वाला है वो किससे डील करता है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उसमें कितने टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी बताई गई है, जो लोकसभा में मेंबर जाएंगे उनके लिए कितना यहाँ सीट्स अलॉट की गई हैं, वो है 5। अब उसमें से भी जो 3 हैं वो कश्मीर डिवीजन के लिए, प्रोविंस के लिए, और जो 2 हैं वो जम्मू डिवीजन के लिए। ओके, तो टोटल कितनी होगी? 5, और एक जो है वो एक्स्ट्रा किसके लिए थी? लद्दाख के लिए। ये आपने याद रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा फिर? ये वाला तो बहुत ईजी हो जाता है। अब इसका जो आंसर होगा मैं सीधा बता देता हूँ, ये कौन सा है? लेह। लेह जो है वो नहीं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बारामूला एक सीट है, श्रीनगर भी है, उधमपुर भी है, इसके अलावा जो जम्मू वाली भी है और बाकी भी है। अब थोड़ा जो है रिकॉल करते हैं अपने शेड्यूल्स को, ईजी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ही है ना। अब पहला जो है वो किससे डील करता है कि राज्यसभा के मेंबर्स कौन से होंगे, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ओके, सेकंड जो है किससे डील करता है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। ओके, जो थर्ड है वो किससे डील करता है? थर्ड डील करता है हमारी असेंबली
कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उससे। ओके, देन उसके बाद जो फोर्थ है वो किससे डील करता है? फोर्थ डील करता है ओथ एंड एफर्मेशन से। ओके, जो फिफ्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला किससे डील करता है कि यहाँ के पे कौन से लॉज जो हैं अब एप्लीकेबल होंगे और कौन से रिपील होंगे। ओके, अब इसमें इसमें क्या याद रखना है? पहला कि 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब नए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। देन उसके बाद 166 स्टेट लॉज जो पहले थे वो अभी भी फोर्स में रहेंगे। देन उसके बाद 153 स्टेट लॉज जो हैं वो रिपील हो जाएंगे और 11 गवर्नर एक्ट्स भी रिपील हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का पूरा लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर भी हमारा, थ्योरी भी पढ़ ली हमने और एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे जो है आपका ओवरऑल जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला टॉपिक जो है तैयार हो गया। अब इसमें से बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया तो आप वो मेंशन कर लेना कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए। ओके, तो कोशिश करेंगे कि जो आपके जो अगले लेक्चर होंगे वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होंगे और आपके बेनिफिशियल होंगे, जो मेजॉरिटी पार्ट आपका कंप्लीट कर लेंगे किसका, आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके लिए। ओके, तो टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।